हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 4th की NCERT की। मैंने आपसे बोला है कि EVS में 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स कंटेंट में लाए जा सकते हैं, बस आपको NCERT पढ़नी है। अब NCERT में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं क्योंकि वो बच्चों के हिसाब से लिखी गई है, इसलिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपका जो कंटेंट वाला पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि मडगांव कहाँ है। मैंने आपसे बोला है कि आप जब भी पेपर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी एक जगह का जिक्र होता है तो वो कई बार पूछ ली जाती है ना। तो मडगांव कहाँ है, आपको याद रखना है कि मडगांव गोवा में है। ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट्स छोड़ना नहीं चाहती कि कुछ भी छूटे और आपके फिर उधर से मार्क्स चले जाएं, इसलिए मैं लिख देती हूँ वो। ठीक है, तो मडगांव कहाँ है, गोवा राज्य में है। ठीक है, अब ये है कि फेरी क्या है। तो फेरी एक नाव का नाम है। ठीक है, एक नाव का नाम है जो कहाँ होती है, केरल में। यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हैं, केरल में नाव को फेरी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पॉइंट्स है इससे तो पर ईयर अगर कुछ भी 1-2 साल अगर छोड़ भी दिए जाएं तो बस अपवाद के लिए है ना, बाकी हर साल ये कर्णम मल्लेश्वरी से क्वेश्चन पुट अप हुआ है। ठीक है, तो आपको इनके बारे में सारे पॉइंट्स याद रखने हैं अच्छे से कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, वेट लिफ्टर है। ये कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। क्योंकि पता है वैसे तो ये अननेसेसरी पॉइंट्स लगते हैं कि इससे हमें क्या लेना देना, बट जब क्वेश्चन बनता है ना तो ऐसे बोल देगा, 4 स्टेटमेंट दे देगा कि हाँ कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, इनके पापा, कुछ भी बदल दिया यहाँ पर कि ये हैं, है ना। फिर पूछेगा आपसे कि ABC कौन सा सही है, AB सही है या BC सही है या सब सही है, इस तरीके से। तो इसलिए मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। ठीक है, अब ये जब 12 साल की थी तभी इन्होंने ये वेट लिफ्टिंग की शुरुआत कर दी थी, है ना। 12 साल की थी तो तभी से इन्होंने इसमें अपना कैरियर आजमाना शुरू कर दिया था। अब आगे इनके बारे में कौन सी इम्पोर्टेंट बात है कि ये 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकते हैं, आपको याद रखना है। और इन्हें 29 मेडल्स मिल चुके हैं भारत के बाहर 29 मेडल्स मिल चुके हैं। और इनकी 4 बहनें हैं और वो भी मतलब वेट लिफ्टिंग का जो अभ्यास है वो करती हैं, ऐसा दिया हुआ था NCERT में, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि फूलों की घाटी कहाँ है। ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है कि फूलों की घाटी कहाँ है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में है। आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं, जो NCERT में है वो उत्तरांचल लिखा हो तो उत्तरांचल भी करके भी आ सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला, इससे भी बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं कि मधुबनी चित्रकला से। ठीक है, स्टेटमेंट दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, तो इसलिए आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर करके चलनी है। अब जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप हिंदी में करा रही हैं, इसको थोड़ा इंग्लिश में कराइए, ये ऐसा कुछ। तो देखिए आप हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी समझ नहीं आती होगी। अगर आप हिंदी में उस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सीटेट में जो पेपर आता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। तो अगर आप हिंदी में उसके ऑप्शन को सही समझ पा रहे हैं तो आप इंग्लिश में भी वही ऑप्शन लगा देंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि तो हर चीज़ को अगर अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो क्या है कि मधुबनी चित्रकला से क्वेश्चन बनते हैं। अब मधुबनी चित्रकला जो है ये बहुत पुरानी चित्रकला है। ठीक है, नई नहीं है, बहुत पुरानी है। और इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा, तो बिहार में एक मधुबनी जिला है। ठीक है, आपको याद रखना है कि बिहार में मधुबनी जिला है, उसी के नाम पर इसका नाम मधुबनी पड़ा। ठीक है, वहाँ पर ये कला जो है इसकी शुरुआत हुई थी, बहुत विकसित हुई थी वहाँ पर। ठीक है, आगे हम लोग बात करें कि मधुबनी चित्रकला में क्या होता है। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये तो इस तरीके से होती है मधुबनी चित्रकला। इसमें जो है पीसे चावल, याद रखना है आपको कि पीसे चावल का घोल बना लिया जाता है और उसमें रंग मिला दिया जाता है। लेकिन रंग कौन से होते हैं, वो भी नेचुरल होते हैं। कैसे होते हैं, नेचुरल, जैसे नील,
हल्दी और फूल और पेड़ों के रंग है ना, पत्तियों के रंग, तो इनसे रंग बनाए जाते हैं, नेचुरल होते हैं। और इसमें बनाया क्या जाता है, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, ये सब बनाई जाती हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। आपको ये सब पॉइंट्स याद करने हैं। अगर आप एक बार नहीं तो आप इस वीडियो को 3-4 बार सुनिए, है ना, तो इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब ये पॉइंट आता है कि कुछ फूलों की सब्जी भी बनती है, जैसे कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनती है, यूपी में बनती है। ठीक है, ऐसा मेंशन था एनसीईआरटी, और मैं नहीं चाहती कि कोई पॉइंट ऐसा छूटे कि आगे आपका क्वेश्चन बन जाए और आप ना कर पाओ। वैसे इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, अब केले के फूलों की सब्जी कहाँ बनती है, तो वो केरल में बनती है। केले के फूलों की, देखिए केले और केरल, लेकिन नाम अगर स्टार्टिंग ले लें तो केले टाइप का लग रहा है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ना। सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ बनते हैं, तो सहजन के फूलों के पकौड़े जो हैं वो महाराष्ट्र में बनते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि सहजन के फूलों के जो पकौड़े हैं वो कहाँ बनते हैं, महाराष्ट्र में। और उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है वो कहाँ के लिए प्रसिद्ध, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है ये डेरा गाजी खां, इसका जो है डेरा गाजी खां का जिक्र हुआ है एक चैप्टर में, इसीलिए मैंने लिख दिया है कि क्योंकि क्वेश्चन कहीं से पुटअप हो सकता है और जगहों से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं कि ये कहाँ है, ये कहाँ पड़ता है, तो वो कहाँ से, क्या पूरी इंडिया से कहीं से भी आ जाएगा, नहीं, जो एनसीईआरटी मेंशन है उससे आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और ये कहाँ है, पाकिस्तान में, आपको याद रखना है आप पाकिस्तान में हैं। ठीक है, गोबर से घर को क्यों लीपा जाता है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ऐसे ही पूछ लिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ये होगा कि इसलिए लीपा जाता है क्योंकि कीड़े ना लगे। अब किन की लकड़ियों में दीमक नहीं लगता है, किस पेड़ की लकड़ियों में, तो आपको याद रखना नीम और कीकर की लकड़ियों में दीमक नहीं लगता है। ठीक है, बेलवनिका गांव कहाँ है, तो आपको याद रखना है बेलवनिका गांव जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, इससे तो हमें लगता है कि इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं घोंसले। आपको याद रखना है कि सब पक्षियों के घोंसले किस टाइप के होते हैं, हर पक्षी के घोंसले अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे पत्थरों के बीच खाली जगह में, आपको याद रखना है कि पत्थरों के बीच खाली जगह में कौन अपना घोंसला बनाता है, तो कलचेड़ी या इंडियन रॉबिन, कलचेड़ी या इंडियन रॉबिन भी इसे बोलते हैं। तो ये जो है वो पत्थरों के बीच जो खाली जगह होती है ना उसमें अपना घोंसला बनाती है। अब कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो आपको याद रखना पेड़ की ऊंची डाल पर, पेड़ की जो ऊंची डाल होती है उसमें कौन घोंसला बनाता है, कौवा। ठीक है, अब कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में कौन घोंसला बनाता है, फाख्ता बनाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स ऐसा नहीं कि ये सब बेकार के हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है और कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको सब कुछ याद करके चलना है। आगे ये है कि पुराने मकान या खंडहरों में कौन घोंसला बनाता है, तो पुराने मकान में या खंडहरों में कौन घोंसला बनाता है, कबूतर। ठीक है, कबूतर बनाता है। अब आगे पेड़ के तने में गहरा छेद कर लिया और घोंसला बना लिया, तो ये किस पक्षी का काम है, ये बसंत गौरी का काम है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रख के चलने। अगर आपको एक बार में नहीं याद हो रहे हैं, आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें एग्जाम तक बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि पत्तों को सिलकर, पेड़ के पत्तों को आपस में सिलकर कौन सी चिड़िया है जो अपना घोंसला बनाती है, तो वो है दर्जन चिड़िया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है किसी छोटे पेड़ डाली पर लटकता हुआ घोंसला, मतलब टंगा हुआ, डाली पर टंगा हुआ घोंसला किसका होता है, तो वो होता है शक्करखोरा का। याद रखना है आपको। आगे जो है कि कोयल के बारे में एक बात कही गई है कि कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है।
ठीक, मतलब ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता बल्कि कौवे के घोंसले में अपना अंडा देता है, तो वो कोयल होती है। अब ये वाला पॉइंट मेंशन था कि गर्मियों में टुक टुक करके कौन सा पक्षी करता है, टुक टुक, तो गर्मियों में टुक टुक बसंत गौरी करती है। ठीक है, बसंत गौरी टुक टुक करती है, आपको याद रखना है। अब गौरैया के बारे में एक बात ये मेंशन है कि गौरैया जो है वो घर के आसपास कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर बना लिया, दीवालों में जो भी दीवार की मतलब जगह है, बीच में छेद वेद है कुछ भी, तो वहां पर भी बना देती हैं अपना घोंसला। तो घर में कहीं भी बना लेती है गौरैया। और कबूतर भी इसी टाइप से घर में ही बनाता है, जैसे पुराने घर या खंडहरों में इसमें दिया हुआ है, तो बात वही घर से ही है। ठीक, अब एक बात वीवर पक्षी के बारे में आपको याद रखने की, जो वीवर पक्षी होता है इसमें जो मादा होती हैं वो अपना घोंसला नहीं बनाती हैं, जबकि नर जो होते हैं वो घोंसला बनाते हैं। फिर जैसे बहुत सारे घोंसले बना देते हैं तो उसमें मादा चूज करती कि ये वाला घोंसला ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये होता है, ये दिया हुआ है पॉइंट, तो आपको याद रखना है। आगे होलगुंडी गांव का जिक्र हुआ है कि होलगुंडी गांव जो है वो कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक में है होलगुंडी गांव, है ना। आपको ये जगह थोड़ी सी कंफ्यूज अभी कर रही होंगी बिकॉज आप अभी एक बार देख रहे हैं, बस अगर आप उसको रिपीट कर करके देखेंगे तो आप याद कर पाएंगे कि जो होलगुंडी गांव है वो कहाँ है, कर्नाटक में है। अब इसमें एक भीमा संघ की बात की गई थी कि होलगुंडी गांव में भीमा संघ है, वो तो भीमा संघ मतलब एक जो बच्चे हैं उनसे संबंधित है। तो ये जो गांव था इसमें पानी की बहुत कमी थी, तो उस कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने प्रयास किए, तो बच्चों ने अपना एक गुट बनाया हुआ था, उसी को भीमा संघ का नाम दे दिया गया। तो आपको यह ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि भीमा संघ किससे रिलेटेड है या फिर कहाँ से संबंधित है, तो कर्नाटक के होलगुंडी गांव से संबंधित है और ये जल से संबंधित है ना। बच्चों ने जल से संबंधित समस्या के निराकरण के लिए कई उपाय किए थे, तो वही सब है ये इसमें। आगे हम लोग बात करते हैं कि बाजार गांव या कफ परेड, इसका भी जिक्र हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में है इसलिए मैंने बता दिया। आगे हम लोग बात करते हैं कि रेगिस्तानी ओक, इससे तो इतने क्वेश्चन बने कि मैं क्या बताऊं आपसे, इतने क्वेश्चन बने। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है, रेगिस्तानी ओक पर ईयर, मेरे ख्याल से तो इससे में क्वेश्चन बनते हैं पर ईयर। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से इसे ध्यान में रखना कि रेगिस्तानी ओक जो है वो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, पहला पॉइंट। ये सारे पॉइंट आपको याद रख के चलने हैं। अब ऊंचाई लगभग इसकी एक कमरे के बराबर दी हुई है, ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, शायद वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतना। आगे जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक तो इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, है ना, और इसमें क्या होता है कि जड़ें तब तक गहराई में जाती हैं जब तक उन्हें पानी नहीं मिल जाता। तब तक मतलब ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि इसकी जड़ें मतलब 30 मीटर से भी ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, तो हाँ इसकी जड़ें जो है वो 30 मीटर से भी ज़्यादा गहराई तक जाती है, मतलब जब तक उन्हें पानी मिल नहीं जाता तब तक ये मतलब जो इसकी जड़ें हैं वो बढ़ती रहती हैं। नाम इसका देखिए रेगिस्तानी ओक है, तो साफ सीधी बात डिजर्ट में होता है और ऑस्ट्रेलिया में होता है, आपको याद रखना है। और इसमें पत्तियां कम होती हैं और यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। इसमें ये बात कहा जा रहा है कि जब भी वो मतलब जड़ें गई नीचे तक, ठीक है, नीचे तक जाती है खूब नीचे तक, फिर वहां से जैसे उन्हें पानी मिलता है तो पानी वो तने में जमा करती रहती है। जैसे पेड़ का तना है तो यहाँ पर पानी जमा करती रहती है ना। तो फिर क्या होता है, जो वहाँ के लोग होते हैं जहाँ वहाँ पानी की कमी होती है, जब जहाँ पर ये पेड़ पाया जाता है जहाँ वहाँ पर अगर पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि तने में एक पतला सा पाइप डालते हैं और पानी निकाल लेते हैं। ये सब आपको बिल्कुल याद रखना है, इसके सारे पॉइंट जो भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पत्तियां बहुत कम होती है, नहीं पत्तियां कम होंगी क्योंकि रेगिस्तान नहीं होगा, रेगिस्तान के जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, गहराई तक इसकी जड़ें जाती हैं और जो पानी है वो तने में संचित होता रहता है, लोग पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं जब कमी होती है पानी की। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है
ये वीडियो, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें भी ईवीएस जो है क्लास 4 की वो कंप्लीट नहीं हुई, उसमें थोड़े से पॉइंट्स बचे हुए हैं, तो उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी। आप लोगों की शिकायत रहती है कि मैं बहुत धीरे धीरे मतलब 1-2 दिन में वीडियो डालती हूँ, तो देखिए मैं ये सब नोट्स आपके लिए बनाती हूँ, प्रिपेयर करती हूँ, तो टाइम तो लगता ही है, ठीक है। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, बट जो आपको कंटेंट मिलेगा बहुत रिलायबल होगा। और सबसे बड़ी बात कि अभी तो सीटेट में काफ़ी टाइम है और आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बस जो वीडियो आ रहे हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। जो भी पहले के हैं उनको बार बार रिपीट करिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।